हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और 18 आज हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 16 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके आने वाले बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और ग्रुप डी, ये सारे एग्जामों में इनसे काफ़ी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर करें और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जिसका पहला प्रश्न आप लोग के लिए रहा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ इनमें से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो आप लोग इसका उत्तर करें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी, असम भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है और अरुणाचल प्रदेश भी करता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर। क्या कह रहा है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो पश्चिमी छोर से कौन सी नदी निकलती है अरावली के? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें और दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सा? तो ए और बी दोनों है, लूनी और माही, ये दोनों नदियां पश्चिमी छोर से निकलती है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है 3 नंबर। सैडल पीक की अवस्थिति है, तो सैडल पीक कहाँ है आप लोग को बताना है और इसका सही उत्तर करें आप लोग। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी अंडमान में जो है सैडल पीक अवस्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। आप लोग फटाफट कमेंट कर उत्तर करते रहे। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? आप लोग इसका उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेन गंगा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अमरावती, पंचगंगा और मूसी ये सारे किसके हैं? तो कृष्णा के सहायक नदी हैं। वही पेन गंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। आप लोग याद रखिएगा, गोदावरी की सहायक नदी है पेन गंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। क्या कर रहा है? भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दक्कन का पठार के क्षेत्र में जो है अत्यधिक अनसिंचित खेती की जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर। क्या कर रहा है? उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। तो आप लोग इसका उत्तर करें कि कौन सी ऐसी हवा है जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लू। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है 7 नंबर। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर करें और 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तकनीकी उन्नति। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर और 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस प्रकार का कर है? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर होता है जीएसटी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, निजीकरण कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 और 10 नंबर प्रश्न क्या करा है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है ये आपको बताना है और 10 का सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध है आय और उपभोग में। जैसे जैसे आय बढ़ता है हम लोग का उपभोग भी उसी तरह से बढ़ता है, तो प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर और 11 नंबर का आप लोग उत्तर करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है?
तो इसका आप लोग 11 का से उत्तर करें कि कौन जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो देखिए, प्रदूषण भी कारक है, ओजोन संरक्षण भी कारक है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कारक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 11 का? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी जो हैं वो जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का किस वर्ष यूएनएफसीसी द्वारा स्वीकार किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया था यूएनएफसीसी द्वारा? यूएनएफसीसी द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1997 में जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था। अब इसका आप लोग 13 का उत्तर करें। तो 13 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। तो इसको आपको सही सुमेलित करना है, और इसमें क्या है, तो ए में क्या दिया गया है? आप ए में दिया गया है सिमलीपाल अभ्यारण्य। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा में है, ठीक है। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट जो है आपका उत्तराखंड में है। और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो सरिस्का जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा क्या मिल रहा है? तो एक, देखिए एक हमारा ए में एक है, तो ये ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए बी में हमारा बी का 4 हो रहा है और सी का 3 हो रहा है और डी का 2 हो रहा है। तो ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पे। और 14 नंबर प्रश्न क्या करा? 14 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर करें। और 14 नंबर प्रश्न करा है सत्य फल ट्रू फ्रूट किस में विकसित होता है। तो ट्रू फ्रूट किस में विकसित होता है, आप लोग को इसका उत्तर बताना है। और 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय में जो है विकसित होता है ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 15 नंबर। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है। तो कॉड लिवर तेल किससे संबंधित है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी से संबंधित है कॉड लिवर तेल। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 नंबर पे। और 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? तो 16 नंबर का आप लोग सही उत्तर करें। और 16 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन कारखाना कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 17। और 17 नंबर प्रश्न क्या करा है? वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है। तो किसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है? तो आप लोग इसका उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? तो केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। तो ये पिछले सेट में भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 18 का? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आलू जो है वो संशोधित भूमिगत तना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। और 19 नंबर प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। तो फ्लोएम का क्या कार्य है आप लोग को पता होगा, तो इसका आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्लोएम जो है वो फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। हम लोग कहते हैं ना फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, तो यही कह रहा है फोटोसिंथेटिक उत्पाद के, फोटोजेनेटिक उत्पाद क्या है? तो भोजन ही है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर। और 20 नंबर प्रश्न क्या करा? स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1% को ही परिवर्तित कर पाता है किसमें? तो ऊर्जा में, खाद्य ऊर्जा में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 21 नंबर। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे पौधे को क्या है, हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बनाता है। तो यह क्या बनाता है कैल्शियम कार्बाइड? तो इसका उपयोग हम लोग फल को पकाने में करते हैं, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 21 का? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, एसिटिलीन। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 22 नंबर। और इसका आप लोग सही उत्तर करें। और क्या कह रहा है प्रश्न?
एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 32। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 23 पे। और 23 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। तो किस समूह में सभी तत्व जो हैं वो गैस हैं? तो इसका सही उत्तर आप लोग करें 23 का, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समूह 18 में जो है वो सभी तत्व जो हैं वो गैस हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 क्या करा रहा है? प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो जल में घुलकर प्रेरक क्या मुक्त करता है? तो इसका सही उत्तर करें आप लोग, और 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी OH-। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। और 25 नंबर प्रश्न कर रहा है स्थितिज ऊर्जा के प्रबंधन में क्या कर रहा है? स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है स्थितिज ऊर्जा के बारे में? आप लोग इसका उत्तर करें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, सभी जो हैं वो असत्य हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? तो 26 नंबर, निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो इसमें आप लोग उत्तर करें कि इसमें से कौन सा जो है वो अनुप्रस्थ नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 27 नंबर, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ। तो कहाँ पे हुआ है भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र, जिसको EPZ भी कहते हैं? तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कांडला में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। और 28 नंबर प्रश्न क्या करा है? भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना जो है वो भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 पे, और 29 का आप लोग सही उत्तर करें। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो 29 का आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, झांसी में स्थित है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो ये किसके तहत किया जाता है? तो इसका आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान किया गया, और 21 में ही प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता भी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है? 31 नंबर, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? तो इसका सही उत्तर आप लोग करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो है वो भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, और 33 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो कौन सा इसमें से एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है, तो दूसरा तो नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन आप लोग देखिए कि पहला में भी 2 है, बी में भी 2 है, और यहाँ पे ये डी होना चाहिए।
यहाँ पे ये डी होगा, और डी में भी 2 है, तो इसका सही उत्तर हमारा बस एक ही बच रहा है, ऑप्शन सी। तो केवल 1, 3 और 4 जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 34 नंबर। क्या कह रहा है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो 34 का आप लोग सही उत्तर करें कि परिवार नियोजन जो है किस सूची का विषय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का विषय है परिवार नियोजन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 35 पे, और 35 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें कि संवैधानिक प्रमुख राज्य सरकार का कौन है। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? तो 35 के सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किनके द्वारा किया गया था? तो 36 का सही उत्तर कीजिएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति के द्वारा जो है वो किया गया था न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर, और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में क्या दिया गया है? तो सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, सूची 2 में स्रोत दिए गए हैं। तो कौन से प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं आप लोग को बताना है। तो मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग कमेंट कर आंसर करें, और इसका क्या हो जाएगा? तो मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया है। बी में क्या है? केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? तो केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा से लिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। और सी में क्या है? तो आपात उपबंध, तो आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो ये तो 1, 2, 3, 4 ये हमारा ऑप्शन एक ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर, और 38 नंबर का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। क्या कह रहा है? सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था सल्तनत काल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वजीर कहलाता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, और 39 का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा, और 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है प्रश्न? 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो 4 बाग बनाने की परंपरा किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समय में 4 बाग बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। और क्या कह रहा है? मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है आप लोग से पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा यशोवर्मन से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर, और 41 नंबर का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। वेनशांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कथन ए में क्या कर रहा है? हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया, तो ये तो सही है। इनका भ्रमण वृतांत सीयूकी में वर्णित है, तो देखिए ये भी सही है। और सी में क्या करा है? वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी सत्य हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 42 नंबर। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपर किस नदी के किनारे स्थित है आप लोग को बताना है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 42 का? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे है रोपर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। क्या करा? उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सबसे सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो किसके द्वारा सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया गया था इनमें से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 44 नंबर, और 44 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। प्रमुख जैन तीर्थ
तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अरिष्टनेमी कौन से गुरु थे? तो 22वें गुरु थे और 22वें तीर्थंकर थे। और इनका क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह? तो इनका प्रतीक चिन्ह जो था आप लोग का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शंख जो था इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, अरिष्टनेमी का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर, और 45 नंबर प्रश्न क्या करा? लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बना दिया? तो लंगर व्यवस्था को किनके द्वारा अस्थाई बनाया गया था? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद ने क्या किया था? तो लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, और 46 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो कौन राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 47। पहली बार राजस्व क्या है? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, और 48 नंबर प्रश्न कर रहा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 49 नंबर, और 49 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। क्या है? 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूएसए और कनाडा के बीच ये सीमा बनाती है। कौन सी? तो 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, या हम लोग इसे अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर, जिसका आप लोग उत्तर कीजिए। और 50 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो कौन सा मूल राशि नहीं है? तो इसका आप लोग उत्तर करें। तो देखिए, तापमान मूल राशि है, ज्योति तीव्रता मूल राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, आयतन जो है वो मूल राशि नहीं है। ठीक है, तो डी हमारा सही उत्तर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला सेट हमारा है 18 नंबर, और 18 नंबर सेट का आप लोग देखिए पहला प्रश्न कीजिए। आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आंसर कमेंट करते रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न कह रहा है लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। तो लाल मिट्टी की प्रकृति किस तरह की होती है आप लोग को बताना है। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिएगा, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 2 नंबर, और दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो आप लोग इसका उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य जो है आप लोग कह सकते हैं कि डक्कन पास स्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर, और तीसरे नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो आधुनिक भारत का मंदिर ये किनके द्वारा कहा गया था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को? तो इसका सही उत्तर कीजिए, और तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, और चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवलादेव घाना नेशनल पार्क को जो है हम लोग क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, और 5 नंबर प्रश्न क्या करा है? त्रिशूल पर्वत शिखर
किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है, इसका आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में अवस्थित है त्रिशूल पर्वत शिखर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 6 नंबर। क्या करा है? माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो छठे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये धान की प्रजाति है। कौन? तो माही सुगंधा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर। क्या करा है? बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार का नियम किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 7वें का आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, JB से के द्वारा जो है वो बाजार का नियम दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर का सही उत्तर करें। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो भारी उद्योग को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो है वो भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर यानी वैट को लागू किया गया था? तो वैट को लागू सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी मृग पाए जाते हैं? तो कश्मीरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दाची ग्राम सेंचुरी में कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। और 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर करें। क्या कह रहा है? जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है वो जीव मंडल क्षेत्र का उद्देश्य है। जैसे कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास जो है, या बी में कह रहा है वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, और सी में कह रहा है वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। तो ये सारे जो आते हैं वो जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न कर रहा है बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी रोसेन के द्वारा जो है बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? तो सदैव आकर्षित कौन सा बल होती है? तो 13 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सदैव आकर्षित होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 15 नंबर। क्या कह रहा है? शुष्क क्षेत्र का धनोड यानी एनोड किसका बना होता है? तो एनोड किसका बना होता है शुष्क सेल का? तो इसका सही उत्तर करें। और शुष्क क्षेत्र नहीं होगा, ये सेल होगा। तो शुष्क सेल का जो है एनोड किसका बना होता है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का बना होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 16 नंबर। क्या कह रहा है? हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी होते थे, तो यमचेटी कौन होते थे ये आप लोग बताइए। और ये कहाँ मिलता है? तो हर्षचरित में इसका उल्लेख मिलता है। तो यमचेटी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन सी, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री को यमचेटी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। और 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो चिदम्बरम का चोल मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, नयनार से संबंधित है चिदम्बरम का चोल मंदिर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। और 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किसी विलयन में
विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित वलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो 18 का आप लोग सही उत्तर करें, और 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, जो सही उत्तर हो जाएगा विलयन की सांद्रता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। क्या करा है? निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन कण का आकार आप लोग से पूछ रहा है, तो इसका उत्तर करें, और 19 का से उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन बी, 10 का पावर -5 से 10 का पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है निलंबन कणों का आकार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 20 नंबर। क्या करा है? अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो इसका आप लोग उत्तर करें कि ये कौन सा गैस उत्पन्न करता है अम्ल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 21 का आप लोग उत्तर करें कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, नाभिकीय मॉडल अनरेस्ट रदरफोर्ड, ये सही उत्तर है। ग्रहीय मॉडल निल्स बोर, तो ये भी सही है। और क्वांटम मॉडल तो एरविन श्रेडिंगर, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी सुमेलित हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर, और 22 नंबर का आप लोग उत्तर कीजिएगा। क्या कह रहा है? क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, एकल सहसंयोजक बंधन होता है क्लोरीन अणुओं के बीच। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। क्या कह रहा है? आप लोग उत्तर करें 23 नंबर का। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस वर्ग को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, वर्ग 2 को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर। लूनार कॉस्टिक निम्न में से किससे कहा जाता है? तो लूनार कॉस्टिक किसे कहा जाता है? तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट को जो है लूनार कॉस्टिक कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो 25 का आप लोग सही उत्तर करें, और 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पक्षी का भी 4 कक्षीय होता है, मानव का भी 4 कक्षीय होता है, मगरमच्छ का भी 4 कक्षीय होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी का 4 कक्षीय ही होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पे, और 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 26 का आप लोग सही उत्तर करें, और 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है वो सही सुमेलित नहीं। 26 का कौन सा? तो 26 का ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो ये गलत है, क्योंकि शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा कौन सी? तो अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त किससे प्रवाहित होता है? तो ये आप लोग को बताना है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, महाशिरा से जो होता है वो ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो इसका आप लोग उत्तर करें कि वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन जिम्मेदार है, और 28 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, एस्टोमेटा जो है वो वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों में जिम्मेदार अंग है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 29। निम्नलिखित में से कौन सा जीव
परागनकारी है। तो परागनकारी कौन सा जीव है आप लोग को बताना है। तो देखिए चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, ये सारे जो हैं वो क्या है, तो परागनकारी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। और 30 नंबर प्रश्न क्या करा है, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वो बाबर और किसके बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राणा सांगा के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1527 में। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर। और 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है। तो द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निम्बकाचार्य से संबंधित है द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। और 32 नंबर प्रश्न क्या करा, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। तो सल्तनत काल में जो है वो कृषि विभाग किससे संबंधित था। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवाने कोही से संबंधित है कृषि विभाग। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर। क्या करा है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई। तो द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति हुई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर। और 34 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रसिद्ध अरबी लेखक अलवरूनी किसके साथ भारत आया था। तो 34 का आप लोग सही उत्तर करें कि अलवरूनी जो है वो किनके साथ भारत आया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी के साथ जो है वो अलवरूनी जो है वो भारत आए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। और 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ आप लोग से पूछा जा रहा है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंचवीस जो है वो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। और 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किनके द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये अधिवेशन जो है हुआ था आप लोग का फैजपुर में। कौन सा, तो ये जो गांव में हुआ था ये कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा फैजपुर में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो आप लोग कह सकते हैं 1936-37 में। ठीक है, तो 1937 आप लोग याद रख सकते हैं। तो फैजपुर में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू इनकी अध्यक्षता किए थे। और ये एकमात्र ऐसा है जो गांव में आयोजित हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 पे। और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का पहला समाचार पत्र था। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल गजट जो था वो भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें। और 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है वो भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 पे। और 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और इसका देखिए सूची 1 में क्या दिया गया है, तो एक तरफ संस्था दिया गया, सूची 2 में संस्थापक दिया गया है। तो कौन सी संस्था किनके द्वारा स्थापना किया गया था, तो ये आपको बताना है। और इसका आप लोग सही उत्तर करें। ए में है विश्व भारती। तो विश्व भारती किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद अभिनव भारत। तो अभिनव भारत किनके द्वारा, तो बी डी सावरकर। सी में है क्या, तो वेद समाज।
तो बेद समाज किनके द्वारा किया गया था, तो बेद समाज जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा। और देव समाज किनके द्वारा, तो देव समाज जो है वो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या बन रहा है, सही उत्तर बन रहा है हमारा 3-1-4-2। तो 3-1-4-2 ऑप्शन डी में है हमारा, 3-1-4-2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न का आप लोग से उत्तर करें। क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 40 का देखिए, शासन की संसदीय प्रणाली, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरी तरफ स्रोत हैं कहाँ से लिए गए हैं। तो शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, ये तो सम्मिलित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, तो ये भी सुमेलित है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी सही सुमेलित है। और मौलिक कर्तव्य का विचार ये अमेरिका, तो ये गलत है क्योंकि ये कहाँ से लिया गया था, तो रूस से लिया गया था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। और 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आप लोग इसका उत्तर करें कि ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 109। ठीक है, अनुच्छेद 109 के में क्या दिया गया है, तो धन विधेयक पारित करने के बारे में वर्णन किया गया है। और धन विधेयक किस में वर्णन है, तो धन विधेयक का वर्णन 110 में है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर। और 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है एक। तो भारत क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो राज्यों का संघ है भारत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा कौन सा, तो 43 नंबर। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, तो इसका सही उत्तर करें 43 का। और 43 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, समानता का अधिकार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 44 नंबर। और 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा असत्य कथन है, तो देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये तो बात सही है। उसके बाद बी में कह रहा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये भी बात सही है। सी में क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये बात गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और डी में कह रहा है, भारत के चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी थे। तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो पंचायती राज संस्था से संबंधित कौन सी समिति नहीं है, तो 45 का आप लोग सही उत्तर करें। और 45 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा PVN राव समिति। ठीक है, तो PV नरसिम्हा राव समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ये आर्थिक सुधार से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर। और 46 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था, तो इसका से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 47 नंबर। और 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो बोहरा समिति का संबंध किससे है, तो 47 का आप लोग उत्तर करें। और 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है बोहरा समिति। ठीक है, इसी की जांच के लिए बोहरा समिति का गठन किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। और 48 नंबर प्रश्न करा, एक ही राज्य में बहने
वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? तो एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। लूनी नदी जो है वो एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश हैं? तो विश्व कप फुटबॉल का जो प्रथम विजेता देश है वो कौन है? तो प्रथम विश्व कप जो हुआ था फुटबॉल का उसके विजेता हुए थे, ऑप्शन सी इसका से उत्तर हो जाएगा उरुग्वे। ठीक है, और उप विजेता कौन थे? तो उप विजेता उसमें अर्जेंटीना था। और ये कब आयोजित किया गया था? तो 1930 में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 50 नंबर, और ये हमारे आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो आप लोग इसका उत्तर करें। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो यवनों का भारत पर आक्रमण के बारे में बताने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गार्गी संहिता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को अगर ये पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिले और आप लोग उससे अपने तैयारी में एक मदद ले सके। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और जोरों शोरों से पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।